नमस्कार दोस्तों, मैं तनसु कुमावत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लर्नर पर आपका स्वागत है। जैसा मैंने वेलकम वीडियो में बताया था कि मैं 10वीं साइंस की ऑनलाइन टीचिंग जल्द ही लेकर आने वाला हूं। तो आपके सामने कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। जैसे आपको पता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करेगा उसका स्वास्थ्य वैसा ही रहेगा। तो हम आज उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर ही है। और यहाँ से 1+3 की जो मार्किंग है वो होती है, यानी एग्ज़ाम में 1 और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और एक एक बात को हम ध्यान से पढ़ते जाएंगे। तो जो भोजन व्यक्ति जिस प्रकार का करता है उसका स्वास्थ्य वैसा ही हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं पोषण की, कि पोषण क्या होता है। पोषण की हम बात करें, पोषण यानी न्यूट्रिशन, भोजन का अंतर्ग्रहण तथा जीव के शरीर द्वारा भोजन के पोषक पदार्थों के उपयोग की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि क्या होता है पोषण। तो यानी भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो उसमें सजीवों को या जो भी जीव हैं उनको पोषक पदार्थ है वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं भोजन के द्वारा, और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है पोषण। सीधे शब्दों में हम कहें तो भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है पोषण कहलाता है। अब आगे की हम बात करें, जैसे कि क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, वो तो यहाँ पे आपके सामने है। पोषक तत्व यानी जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, भोजन के वह घटक जो या तो ऊर्जा प्रदान करते हैं अथवा वृद्धि विकास हेतु पदार्थ उपलब्ध कराते हैं या उपापचय में सहायक होते हैं, पोषक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये पोषक हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं, और भोजन कैसा होगा हमारा संतुलित भोजन होना चाहिए, यानी ये पोषक कहलाते हैं। तो आपने यहाँ पे ये देखा दोस्तों, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आप इन्हें वीडियो को रोककर आराम से देखकर एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए, नोट करते जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की वस्तु है, विषय वस्तु। संतुलित व असंतुलित भोजन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड की हम बात करते हैं कि संतुलित भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिसमें शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संपूर्ण पोषण मिल सके। वो क्या होता है संतुलित भोजन, अर्थात जिसमें शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे और जल जरूरी हैं, वो भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और जिसमें ये तत्व सम्मिलित नहीं होते हैं वो असंतुलित भोजन कहलाता है। अगर ये हमारे शरीर को नहीं मिले तो इसके अभाव में कुपोषण है वो जन्म लेता है, कुपोषण जन्म लेता है। तो यहाँ पे हम कुपोषण के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, यानी इंग्लिश में कहें तो रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी। और आज के टाइम में जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रही है, तो प्रतिरोधक क्षमता की तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम वो ही प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं, यानी शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति या क्षमता प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। यानी यहाँ पे शरीर है वो कैसे लड़ेगा, रोगों से लड़ेगा, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति या क्षमता, ये क्या कहलाएगी प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि अब प्रतिरोधक क्षमता हमें कहाँ से प्राप्त होती है। जो हम संतुलित भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, उसी से हमें ये प्राप्त होती है।
अब बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण शारीरिक व मानसिक दुर्बलताओं के रूप में परिलक्षित होता है, यानी हमें पता कब चलता है इसका कि हम कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। तो कुपोषण से जब पता चलता है जब हमारा शरीर और मानसिक स्वास्थ्य वो दुर्बल हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है, यानी दुर्बलताओं के रूप में परिलक्षित होता है। तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर कुपोषण कहलाता है। कुपोषण क्या होता है, इसकी यहाँ पे परिभाषा दी गई है। कुपोषण को इंग्लिश में कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। लंबे समय तक, जैसे 3-4 साल की हम बात करें या कम भी हो सकता है, कि लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई पोषण विसंगति या रोग की स्थिति कुपोषण कहलाती है। यानी लंबे समय तक हम अगर जो हमारे संतुलित भोजन के तत्व हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे और जल, उनमें से किसी एक की हम बात करें, उनमें से किसी एक की बात करें या एक से अधिक की बात करें, उनकी कमी हो जाती है भोजन में, तो ये रोग हो जाता है, यानी कुपोषण हो जाता है। कुपोषण के प्रमुख कारण क्या हैं? देखो यहाँ पे 2 बातें प्रमुख रूप से दी गई हैं कि संतुलित व पर्याप्त भोजन का न मिलना, यानी भारत देश में क्या है, गरीबी बहुत है, इससे लोगों को पर्याप्त भोजन और संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। दूसरी है कि बुरी आदतें, कि बहुत सारे लोगों में बुरी आदतें होती हैं, वो हर प्रकार का खाना वो खाना पसंद नहीं करते। और एक अज्ञानता है, यानी इस बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए काम की चीज़ें, हमारा शरीर इनसे स्वस्थ रहेगा, तो वो है अज्ञानता। यानी कुपोषण के बारे में या पोषण के बारे में उन्हें अज्ञानता है, इस बारे में वो जानते नहीं हैं। कहने का मतलब है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षा से ग्रसित हैं। और नेक्स्ट कारण है जो इसका, फास्ट फूड का प्रयोग आदि। यानी आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई फास्ट फूड खाकर और अपनी पूर्ति करना चाह रहा है, तो वो भी यहाँ पे एक बड़ा कारण है कुपोषण का। यानी कुपोषण से बहुत सारे लोग हैं वो पीड़ित हैं, ज़्यादातर इसमें छोटे बच्चे शामिल होते हैं। और फास्ट फूड में क्या होता है कि ऊर्जा तो मिल जाती है शरीर को, लेकिन जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में या ना के बराबर होते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं, इसलिए कुपोषण के शिकार यहाँ पे वो हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुपोषण की। तो कुपोषण यहाँ पे 2 प्रकार के दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। एक होता है विटामिन कुपोषण और दूसरा है प्रोटीन कुपोषण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, यानी विटामिन मेल न्यूट्रिशन। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आने लग जाते हैं। यहाँ नीचे दी गई सारणी में हम विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग एवं उनके प्रभाव यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी अगले पेज पे हम एक सारणी के रूप में भी और ऐसे लिखे हुए भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विटामिन है, हमें वो उनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, एकदम सूक्ष्म मात्रा होती है, सूक्ष्म भाग, बिल्कुल सूक्ष्म भाग में ही इनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक सारणी है जिसमें जो प्रमुख विटामिन हैं उनकी कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप ध्यान से पढ़कर सुनकर इनको आप याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, देखो इससे रोग जो होता है वो होता है रतौंधी, और रतौंधी रोग से आप सभी परिचित हैं। रतौंधी रोग से आप सभी परिचित हैं। प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, यानी जब अंधेरा हो जाता है या कम प्रकाश होता है तो इसमें देखने की समस्या आती है। दूसरा जो विटामिन है यह है थायमीन, जिसे B12 भी कहते हैं, और इसकी कमी से होता है बेरी नामक रोग हो जाता है। यह धड़कन कम, पेशियां एवं तंत्रिकाएं यहाँ पे कमज़ोर हो जाती हैं, यानी हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है।
हमारी मांसपेशियां और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, काम करना कम कर देता है। तीसरा जो विटामिन है यहाँ पे राइबोफ्लेविन है, B2 कहते हैं जिसे, और इससे जो रोग होता है वो राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग होता है। मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी इसके प्रमुख लक्षण यहाँ पे इस दृष्टिगोचर होते हैं। फोर्थ नंबर है नियासिन, जिसे B3 कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पेलेग्रा और विटामिन ए, बी ये सभी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नियासिन भी कई बार पूछा गया है। और इसमें देखो जीभ पर व त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती हैं, यानी सूखी हो जाती है। जैसे ठंडी हवा में त्वचा हमारी फट जाती है, वैसे सिकुड़ के ये त्वचा ऐसी हो जाती है। फिर है विटामिन सी, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और इसके बारे में तो आप बहुत जानते हैं। स्कर्वी रोग के बारे में, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, इसके ये प्रमुख लक्षण हैं। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। और आजकल जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। नेक्स्ट और अंतिम है यहाँ पे कैल्सीफेरोल, विटामिन डी की बात करते हैं हम। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, इससे रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी पैरों की हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, घुटने मुड़कर पास पास आ जाते हैं, ये कहलाता है कैल्सीफेरोल। विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग, देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स रूप में भी लिखे हैं, वहाँ पे हमने टेबल के रूप में पढ़ा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी रोग होता है, जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होता है, जब हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? कम प्रकाश या अंधेरे में दिखाई ना देना, कम प्रकाश या अंधेरे में दिखाई ना देना। विटामिन ए की कमी से त्वचा व आँख भी शुष्क और कड़ी हो जाती है, यानी आँखों में भी बहुत बुरा असर है वो यहाँ पे होता है। वैसे आँखों का ही रोग है ये। फिर हम बात करते हैं विटामिन B1 की, जिसे थायमीन भी कहते हैं। विटामिन B1 थायमीन की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी कहलाता है। इस रोग के जो लक्षण हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेशियाँ व तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, हृदय धड़कन कम हो जाती है, उपापचय विपरीत रूप से प्रभावित होता है, यानी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित हो जाता है विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से। बेरीबेरी रोग इससे होता है, तो आप इससे परिचित हैं, आप छोटी कक्षाओं से भी पढ़ के आ रहे हैं। दोस्तों आप ज़रूर कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, इसे ज़रूर नोट करते रहना। और आपको अगर कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें भी बताएं इस बारे में कि आपको एक अच्छी कक्षा मिल रही है पढ़ने के लिए, और उसमें बहुत ही अच्छे नोट्स भी तैयार किए गए हैं। ये आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैंने काफ़ी समय लेकर ये नोट्स बनाए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, की कमी से होने वाला रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि राइबोफ्लेविन है, तो रोग कौन सा होगा? राइबोफ्लेविनोसिस, नाम से मिलता जुलता है। और इस रोग के लक्षण क्या हैं? मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना, मुंह में छाले, स्मृति में कमी। तो ये यहाँ पे एग्ज़ाम में भी पूछी गई बातें हैं ये, कि मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है या किस रोग में होता है, तो ये बात यहाँ पे पूछी गई है। यानी यहाँ पे मुख के किनारे व होठ की त्वचा है वो फट जाती है, तो आप इसे
सर्दियों में ये समस्या आपने देखी होगी, ऐसा होता है। नेक्स्ट, विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहते हैं, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है पेलेग्रा। इससे ये रोग हो जाता है। और इसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है? त्वचा शोथ, त्वचा पर पपड़ियाँ बनना, मानसिक दुर्बलता और जीभ पर सूजन आ जाती है। तो ये भी एक खतरनाक रोग है पेलेग्रा, जिसमें त्वचा और मानसिक दुर्बलता हो जाती है और जीभ पर भी सूजन आ जाती है। नेक्स्ट जो विटामिन है, विटामिन C, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। सब जानते हो आप, फिर भी आप ध्यान से देखना। लक्षण क्या है इसके कि मसूड़ों से खून आना, यानी पायरिया कहते हैं जिसे, पायरिया रोग के नाम से जाना जाता है। और इसमें खून के साथ में मवाद भी आना, दांतों में दर्द होना, ये समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा पर चकत्ते बनना, सफ़ेद सफ़ेद दाग से हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है और प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है, यानी हम बीमार होने लगते हैं। तो इसलिए हमें विटामिन C है वो भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। यानी मौसमी फल हैं वो हमें समय समय पर खाते रहना चाहिए और खट्टी चीज़ें, आंवला, नींबू, संतरा, इनका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। इससे हमारी क्या है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन D। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है ये बड़ों में और बच्चों दोनों में ही होता है। तो बच्चों में तो इससे होता है रिकेट्स रोग, बच्चों में इससे होता है रिकेट्स रोग हो जाता है। और जो बड़े हैं उनमें ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। तो ये दोनों ही रोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं जिससे हम पहचान सकते हैं? पैरों की हड्डियों का मुड़ना, यानी पैरों की जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं। घुटनों का पास पास आना, घुटने पास पास आ जाते हैं। छाती का विकृत होना, यानी हमारी जो चेस्ट है उसमें विकार हो जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हड्डियों का भंगूर होना, भंगूर का मतलब आपने समझा होगा। भंगूर का मतलब है कि थोड़ा सा दबाव लगते ही या थोड़ा सा बल लगते ही हड्डियां हैं वो टूटने लग जाती हैं, उसे कहते हैं हड्डियों का भंगूर होना, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन D हमें मुफ्त में मिलता है, ये कहीं और नहीं, हमारे शरीर में ही बनता है। केवल हमें धूप में खड़े होना होता है, हम धूप में खड़े होकर फ्री में ये ले लेते हैं। हमारी त्वचा के नीचे एक पदार्थ पाया जाता है, उससे ही, यानी जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके द्वारा ही ये विटामिन D का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, इन विटामिनों को याद करने की ट्रिक है, बहुत ही शानदार है। आप हंसते हंसते रह जाओगे, देखते हुए रह जाओगे कि क्या ट्रिक बनाई है सर ने। तो विटामिन खाकर रटता था एक टॉपर, फेल हो गया। ध्यान से देखना, विटामिन खाकर रटता था एक टॉपर, फेल हो गया। यानी आपकी तरह एक टॉपर विटामिन खाकर खूब रटता था, लेकिन आपको पता है रटी हुई बातें कितने समय तक याद रहती हैं। तो वह टॉपर है वो फेल हो गया। अब याद कैसे करेंगे, आप आगे देखें। देखो यहाँ पे रटता से क्या होगा, रेटिनॉल। विटामिन खाकर आपको केवल ध्यान में रखना कि विटामिन हम याद कर रहे हैं। रटता से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। यानी रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन A का रासायनिक नाम है। आप दोनों बातें याद रखेंगे। रटता था से क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ऐसे हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऐसे क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। यानी विटामिन C कैसे क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा, यानी विटामिन D हो जाएगा, विटामिन D। और टॉपर से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा, विटामिन E। और फेल से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा, फेल से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा, यानी विटामिन K। तो दोस्तों देखा आपने कि विटामिन, कुल विटामिन है 6।
तो यहाँ पे आप 6 के 6 बिल्कुल याद कर सकते हैं कि विटामिन खाकर रटता था एक टॉपर, फेल हो गया, फेल हो गयो। तो आप देख सकते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप रटेंगे नहीं, आप समझेंगे, केवल ये समझने के लिए है, हमेशा याद रहेगी आपको ये बात। तो आप अच्छे से इसको याद करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अब एक ट्रिक और है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विटामिन हैं वो 6 हैं, इनमें से 4 तो हैं वो वसा में घुलनशील हैं और 2 हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो उसमें समस्या रहती है कि वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमारी जो कहावत है, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। तो देखो भैंस है बी से तो हो जाएगा विटामिन बी और से हो जाएगा सी। भैंस गई पानी में यानी पानी में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी, भैंस गई पानी में। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अब हम जो दूसरा जो कुपोषण का प्रकार है प्रोटीन कुपोषण, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर का एक आवश्यक पोषक तत्व है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मुख्यतः 2 प्रकार के रोग होते हैं जो हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो रोग है वो होता है क्वाशियोरकोर, नाम सुना हुआ होगा आपका ज़रूर। इस रोग से मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं और इसका कारण क्या है? कारण सिंपल सा है, गरीबी के कारण। देखो भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, गरीबी के कारण भोजन में पर्याप्त प्रोटीन ग्रहण न कर पाना, और दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है अज्ञानता। इन ज्ञान के अभाव में लोग इसको ले नहीं पाते हैं। प्रोटीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितनी मात्रा में ज़रूरी है, कब लेना ज़रूरी है, तो इसके अभाव में ये शिकार हम हो जाते हैं इस रोग के, और बच्चे होते हैं। इस रोग के लक्षण क्या है? देखो, शरीर पर सूजन आ जाती है, फूला हुआ पेट फूल जाता है बच्चे का, त्वचा मोटी हो जाती है, वह धब्बेदार हो जाती है, तथा बालों का रंग भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे लक्षण इसमें यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, बाल काले से भूरे या सफ़ेद होने लग जाते हैं, तो ये बालों का रंग यहाँ पे परिवर्तित होगा। अब हम दूसरे रोग की बात करते हैं जो प्रोटीन की कमी से होता है, वो है मेरेस्मस रोग। यह रोग मुख्यतः बच्चों को ही प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे ही है वो खाने पीने में लापरवाही ज़्यादा करते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये उनके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो उन्हें सही मात्रा में डाइट दें। कारण देखिए, जब भोजन में प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट या वसा की भी कमी हो तो बच्चों में यह रोग हो जाता है। अब आपको पता है कि हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है और सेकंड नंबर पे है वसा, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा भी हमारे शरीर में या बच्चों के शरीर में कम हो जाती है, तो उससे ये रोग हो जाता है। तो आप सही समय पर सही डाइट लेकर ये आप इस रोग से बच सकते हैं। लक्षण क्या है? देखो, बच्चा त्वचा से ढका कंकाल मात्र रह जाता है। कैसी पोजीशन हो जाती है बच्ची की? केवल त्वचा बचती है, त्वचीय वसा समाप्त हो जाती है। हमारी जो त्वचा है उसके नीचे एक वसा पाई जाती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वह आंखें गड्ढे में धंसी जान पड़ती हैं, आंखें धंस जाती हैं अंदर, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दुबला पतला शरीर हो जाता है। अब मैं यहाँ पर ये फ़ोटो लेकर आया हूँ, देखिए ये शानदार फ़ोटो हैं जिसमें क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस रोग से पीड़ित बच्चों को दिखाया गया। आप देख सकते हैं, देखो बच्चे का पेट फुला हुआ है, यहाँ पे त्वचा मोटी है, चकत्ते बने हुए हैं। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चा है, उसकी त्वचा है देखो हड्डियों से चिपकी हुई है, नाम मात्र का कंकाल बना हुआ है। तो ये रोग बच्चों में ही ज़्यादा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण के बारे में। विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण हमने मुख्यतः पढ़े। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे खनिज कुपोषण के बारे में, जो खनिजों की कमी से होता है, यानी मिनरल मेलन्यूट्रिशन। खनिज कुपोषण देखिए, विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे खनिज भी हमारे लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपका कोई प्रश्न हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तरीका बताएं आप कि और कैसे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और अभी आपको लेसन पूरा होने के बाद में क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे। अभी आज मैं आधा चैप्टर ही इस वीडियो में पढ़ाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेके नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेबल और है जिसमें यहाँ पे देखिए जो खनिज लवण है उनका नाम है, यहाँ पे उनका प्रमुख स्रोत है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, और प्रमुख कार्य भी यहाँ पे हैं। तो नंबर 1 पे आता है सोडियम। देखो सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध से ये प्राप्त होता है। और मांसपेशी संकुचन का काम करता है। तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, ये सोडियम पर निर्भर करता है। दूसरा है सेम टू सेम, ये पोटेशियम भी ऐसा ही होता है, सोडियम भी ऐसा ही था, यानी सभी खाद्य पदार्थों में ये पोटेशियम पाया जाता है। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, यानी सोडियम और पोटेशियम हमारे शरीर में एक जैसे ही कार्य करते हैं। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम सामान्य नमक है, इसका अगर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो सोडियम की वजह से यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है, जबकि पोटेशियम से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। यानी नमक कम खाएंगे हम तो यहाँ पे हमारा बीपी है वो कम रहता है। फिर है कैल्शियम। देखो दूध, अंडे, हरी सब्जियाँ, इनमें ये पाया जाता है। और विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। यानी इसे कैल्शियम हमारे जो सभी हड्डियां हैं, दांत हैं, उनको मजबूत करता है। और दूध, अंडे, हरी सब्जियों में पाया जाता है। बच्चे अक्सर दूध कम पीते हैं, तो अब आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको अगर हड्डियां मजबूत बनानी है अपनी तो आपको दूध पीना ही होगा, यानी कैल्शियम लेना ही होगा। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की बात करते हैं। देखो दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा इवरिक में ये पाया जाता है। कैल्शियम से मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। किसे मिलकर? कैल्शियम से मिलकर ये हड्डियां तथा दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं अगले तत्व की ओर रुख है। 5वां तत्व हमारा लोहा तत्व है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसका जो प्राप्ति स्रोत है वो यकृत यानी लीवर में, वृक्क यानी किडनी, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़। देखो बहुत सारे स्रोत हैं लोहा तत्व के, इनको खाकर हम हमारे शरीर में लोहा नामक तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऊतकों में ऑक्सीकरण करने में ये सहायक होता है। यानी हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसका निर्माण लोहा तत्व के द्वारा ही होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, आयोडीन की बात कर रहे हैं हम। देखिए आयोडीन अंतिम तत्व है। देखो नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन और काला नमक, इनसे हमें भरपूर मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। और एक पूरे जीवन में हमें एक चाय वाला जो कप होता है उतनी ही हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। और रोज़ जैसे ये नोक टिकी है, यहाँ पे मैंने टिकाई है ये नोक, इतनी सी हमें रोज़ आवश्यकता होती है आयोडीन की। और ये आयोडीन देखो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारी जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको, उसके निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि को ये एक्टिव रखता है, थायराइड ग्रंथि को एक्टिव रखने का काम ये करता है। देखिए अब यहाँ पे 3 जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में मैंने फिर से यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। जो लोहा तत्व होता है, देखो रुधिर में हीमोग्लोबिन का भाग होता है, जिसकी कमी के कारण रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया नामक रोग हो जाता है।
इससे चेहरा पीला पड़ जाता है, पीलापन आ जाता है चेहरे में। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण व उत्तक ऑक्सीकरण में ये सहायक होता है, जैसा अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट की ओर चले हम। कैल्शियम। देखो, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। हड्डियां और दांत विटामिन डी के साथ मिलकर ये मजबूत बनाता है। यानी हमारे शरीर में विटामिन डी के सहयोग से ये कैल्शियम है अपनी हड्डी और दांतों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। आपको पता है कि हमारे दांतों पर एक सर्वाधिक कठोर पदार्थ पाया जाता है, इनेमल, तो उसका निर्माण भी यहाँ पे कैल्शियम से ही होता है। नेक्स्ट तत्व की हम बात करें, आयोडीन। देखो, इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे घेंगा यानी गोइटर रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में ये आयोडीन सहायक होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो घेंगा रोग है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। वहाँ पर आयोडीन की मात्रा है वो कम होती है, जबकि समुद्री किनारे जो लोग रहते हैं उनमें घेंगा रोग होता ही नहीं है, क्योंकि वो आयोडीन से भरपूर भोजन करते हैं। तो जब जैसे ही हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। आयोडीन को ग्रहण करने के लिए अपना आकार है वो बढ़ा लेती है, और आकार बढ़ाते बढ़ाते इसका आकार इतना बढ़ जाता है कि ये गले में गांठ के रूप में दिखाई देने लग जाती है। इसे ही घेंगा गलगंड रोग है वो कहते हैं, इंग्लिश में इसे गोइटर कहते हैं। और इसमें मानसिक कमजोरी भी आ जाती है, जिससे बच्चा है वो कमज़ोर रह जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ये वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि और भी अच्छे से आप ये आपके लिए तैयार किया जाए। आप इन सभी नोट्स को नोट कर लेना। आप पेंसिल और अपनी कॉपी लेकर बैठें, डायरी लेकर बैठें, जिसमें आप आराम से उतारें। और इसका जो आगे का पार्ट है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक आप हैं वो इन्हें याद करें और इनको दोहराते रहें। तो दोस्तों, आप ज़रूर अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आता है, तब तक के लिए थैंक यू।